नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजपथ और आपके साथ मैं हूं अमृता। और बात सबसे पहले बाबाओं की करेंगे। सीजन चल रहा है। मध्य प्रदेश के सीहोर में मौजूद कुबेरेश्वर धाम में अफरा तफरी है कि थमने का नाम नहीं ले रही। यहां 3 लोगों की मौत के बाद फिर से 2 की मौत हो गई है और इसके साथ छतरपुर में धीरेन्द्र शास्त्री के बागेश्वर धाम में भी लगातार अनहोनियां घट रही हैं। लिहाजा अब लोगों के मन में इन दोनों धामों को लेकर आशंका पैदा हो रही है और लगातार इसकी चर्चा भी होने लगी है। देखिए ये रिपोर्ट। कुबेरेश्वर धाम बद इंतजामी बेलगाम। महोत्सव के 5 दिन गई 5 की जान। लेने आए थे रुद्राक्ष, मिली मौत साक्षात। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के सीहोर में मौजूद कुबेरेश्वर धाम में 2 और लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि यहां 5 दिन से रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लेकिन इंतजाम इतने ज्यादा नाकाफी हैं कि रोजाना लोगों की मौत की खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के झांसी की पूनम ठाकुर रुद्राक्ष महोत्सव में शामिल होने कुबेरेश्वर आई थी। तबीयत खराब होने के बाद धाम में ही शाम करीब 4:30 बजे उनकी मौत हो गई। पुलिसकर्मी श्याम मीणा की ड्यूटी कुबेरेश्वर धाम में लगाई गई थी। हार्ट अटैक की वजह से उनकी भी मौत हो गई। जिला अस्पताल सीहोर से डॉक्टर साहब ने एक मर्ग पेटी भेजी है कि अज्ञात महिला को मृत अवस्था में लाया गया है। मैं पीएम फार्म तैयार कर पीएम कराने के लिए आया हूं, कार्रवाई करने के लिए। तो उसकी बहन चेतना सिंह ने बताया कि मेरी बहन का नाम पूनम सिंह ठाकुर है, जिसका जो झांसी यूपी की रहने वाली है। उनकी अचानक मृत्यु हो गई है। अब मृत्यु का सही कारण जानने के लिए हम पीएम करा रहे हैं। डॉक्टर साहब बताएंगे किस कारण से मृत्यु हुई। चमत्कार की आस में गई मासूम की जान। इससे पहले कथावाचक प्रदीप मिश्रा के दरबार में एक बच्चे की भी मौत हो गई थी। महाराष्ट्र से आए परिवार के 3 साल के बच्चे ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। बच्चा सेरेब्रल पाल्सी नाम की गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। प्रदीप मिश्रा के हाथों चमत्कार की आस लिए माता पिता मासूम को लेकर रुद्राक्ष महोत्सव में आए थे, लेकिन पहले ही उसकी मौत हो गई। वो बच्चा ऑलरेडी जो है सेरेब्रल पाल्सी में था, मतलब ये दिमागी बीमारी होती है और जिसके कारण से मेंटल रिटार्डेशन भी होता है उसको, और उसको झटके आ रहे थे। तो उन झटकों के कारण से जो है उसको वो यहाँ पर जो है अपन ने भर्ती किया था। उसको एसएनसीयू में भर्ती किया गया था, आईसीयू में बच्चों की जो होती है। वहाँ पर पूरा उपचार उसको चल रहा था, परंतु बहुत ज़्यादा झटके आ रहे थे और बच्चा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बीमार था, तो इस वजह से जो है। इससे पहले महाराष्ट्र के नासिक जिले की मंगलाबाई की सांस का धागा भी कुबेरेश्वर धाम में टूट गया। मंगला के साथ एक और औरत प्रदीप मिश्रा के धाम में जान गंवा बैठी। महिला ने लगाए लूट और मारपीट के आरोप। वहीं रुद्राक्ष महोत्सव में आई नीमच की महिला ने आरोप लगाया कि उसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की है। औरत के मुताबिक जब वो धाम में दर्शन करने पहुंची तो वहां कुछ लोगों ने उसे रोक लिया और पकड़कर अलग जगह पर ले गए। इसके बाद महिला से पैसे की मांग की गई। साथ ही उसके पति को फोन कर 50,000 की मांग कर डाली। पैसे नहीं देने की सूरत में उसके मर्डर की धमकी तक दे दी। बाद में महिला शिकायत लेकर पुलिस थाने भी पहुंची, पर दूसरी तरफ कुबेरेश्वर धाम समिति ने इन आरोपों को झुठला दिया। कुबेरेश्वर धाम में हर ओर अव्यवस्थाएं। पहले दिन लगा 27 किलोमीटर लंबा जाम। न सोने की जगह, न पीने का पानी। कुबेरेश्वर धाम में जिस दिन रुद्राक्ष महोत्सव शुरू हुआ, आसपास के तमाम रास्तों पर 27 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इसके साथ ही पूरी व्यवस्था चरमरा गई। लोगों को सोने तक की जगह नसीब नहीं हुई। लोग ठंड में कांपते रहे। आम दिनों में खाली रहने वाले फुटपाथ और बस स्टॉप पर लोग कतार में सो रहे थे। एक रात काटने के लिए बिल्कुल साधारण कमरा भी श्रद्धालुओं को 3,000 की कीमत पर मिल रहा था। शौचालयों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी थी। कमरे घंटे के हिसाब से। एक मग पानी 5 रुपए में। टॉयलेट यूज चार्ज 50 रुपए। कुबेरेश्वर धाम के महोत्सव में रुद्राक्ष लेने आए श्रद्धालुओं को मुनाफाखोरों ने खुलेआम लूटा, चाहे पानी की बोतल हो या खाने का पैकेट। यहां तक कि घंटे के हिसाब से लोग अपने घरों के कमरे श्रद्धालुओं को दे रहे हैं। हद तो ये हो रही है कि पानी भी बेचा जा रहा है।
लोगों के मुताबिक 100 रुपए देने पर भी घटिया खाना दिया जा रहा है। मजबूर लोगों से टॉयलेट यूज के लिए स्थानीय लोगों ने 50 रुपए तक वसूले। एक रात के लिए एक रजाई और एक गद्दे का किराया 200 से 300 रुपए तक लिया गया। लोगों के लगातार बीमार पड़ने और मौत का सिलसिला शुरू होने पर कुबेरेश्वर धाम ने 7 दिन के बजाय पूरे साल रुद्राक्ष बांटने का ऐलान किया। हालांकि तमाम आरोपों को प्रदीप मिश्रा ने बड़े आत्मविश्वास से नकार भी दिया। मेरा इतना कहना रहेगा, जो भी चीज़ें ये लोग बनाकर बता रहे हैं या मीडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं कि इतनी मौतें हो गई, 2000 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं या यहाँ भर्ती हैं, हम कहेंगे अगर भगदड़ होती तो किसी के शरीर पर चोट होती, कोई का पाँव रखा था, कोई का हाथ रखा था, कोई का रक्त निकलता। हॉस्पिटल में जो गए उनको रक्त नहीं निकला है, उनके शरीर को चोट नहीं लगी क्योंकि भगदड़ हुई नहीं है। कुबेरेश्वर धाम की तरह ही छतरपुर में धीरेन्द्र शास्त्री के बागेश्वर धाम में भी संदिग्ध मौत का सिलसिला जारी है। बाबा ने भभूति दे कहा, ले जाओ। बागेश्वर धाम में 10 साल की बच्ची की मौत। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री के पास पहुंची 10 साल की बच्ची की भी मौत हो गई। राजस्थान के बाड़मेर का परिवार मिर्गी की बीमारी का इलाज कराने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास पहुंचा था। 10 साल की विष्णु कुमारी मां धम्मू देवी के साथ बागेश्वर धाम आई थी। मां धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार के किस्से सुन उसे यहाँ लाई थी। बच्ची की मामी के मुताबिक धीरेन्द्र शास्त्री ने बच्ची को भभूति देकर कहा कि अब इसे ले जाइए, लेकिन उसके बाद बच्ची की मौत हो गई। बच्ची की मौत के बाद परिजनों को अस्पताल से सरकारी एम्बुलेंस भी नहीं मिली तो उन्होंने 11,500 रुपए देकर निजी एम्बुलेंस हायर की और उसी से शव बाड़मेर ले गए। यहाँ तक कि निजी एम्बुलेंस में भी शव ले जाने के लिए स्ट्रेचर तक नहीं मिला। इसके बाद बच्ची की मामी ने उसका शव गोद में उठाकर एम्बुलेंस में रखा। 1 साल हो गए तब से आ रहे। किस तरह की झटके, मतलब फेट आ रहे थे? हाँ। एक हाथ पैर में आ रहे थे। हाँ, फिर कल से ज़्यादा ही आ रहे थे। सुबह वहाँ पे दिखा, हमने सोचा कि इसको रात भर नींद नहीं आई तो भी नींद आ रही है, तो वहाँ पे गुरुजी को दिखाया, उन्होंने भभूति भी दी। गुरुजी ने देखा तो क्या बोला? गुरुजी ने बोला घर ले जाओ, कैसे करेंगे बात। उन्होंने उपाय नहीं बताया इसका इलाज का? 33 साल की नीलम भी पति देवेंद्र के साथ यूपी के फिरोजाबाद से चमत्कार की आस में आई थी, लेकिन परिक्रमा और बाबा की भभूत लेने के बाद तबीयत ज्यादा बिगड़ती चली गई। नीलम जब पंडाल में अर्जी की लाइन में खड़ी थी, बेहोश होकर गिर पड़ी। धाम से कोई मदद नहीं मिलने पर पति ने कड़ी मशक्कत के बाद नीलम को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत करार दे दिया। पति का आरोप है कि बागेश्वर धाम आने से पहले नीलम कहीं बेहतर थी। हम बागेश्वर धाम रुक रहे थे, बहुत बढ़िया काम चल रहा था, रोज परिक्रमा लगा रहे थे, रोज खा पी रहे थे। आज दरबार में लगने वाला था, वहाँ बैठे थे, बैठा के चलाया था, मैं परिक्रमा लगा के गया हूँ। तब तक इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती थी, कल भी हो गई थी, फिर कुछ सही हो गई थी। भभूति देने के बाद पुलिस वालों ने वहाँ से नहीं, यहाँ से हटा, गाड़ी में डाल के 2 घंटे इधर रखा खेतों में, फिर एम्बुलेंस बुला के जिला में चेक करवा लो, वहाँ से भगा दिया। एक महिला जो कि जिसका नाम नीलम सिंह है, पति देवेंद्र सिंह, जो कि पिछले 1 माह से बागेश्वर धाम में रुकी हुई थी। उसके पति के द्वारा बताया गया कि जो कि उसकी दोनों किडनी फेल हो चुकी थी। सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में उसका इलाजरत थी। डॉक्टर के द्वारा उसको घर पे रहने की सलाह दी गई थी क्योंकि उसकी दोनों किडनी फेल हो गई थी। उसके बाद वो विगत 1 माह से बागेश्वर धाम में थी। उसका पति भी 3 दिन पूर्व ही वापस से यहाँ आया था। 12 बजे स्वास्थ्य कारणों की वजह से उसकी डेथ हो गई है, जो कि उसके पति के द्वारा उसको वापस से फिरोजाबाद ले जाया गया है। बागेश्वर धाम दरबार से 28 साल की एक लड़की के लापता हो जाने का मामला भी सामने आया है। लापता नीरज मौर्य 12 फरवरी को पिता ओम प्रकाश के साथ धाम पहुंची थी। उस दिन सुबह करीब 10 बजे के बाद वो कहीं नजर नहीं आई। पिता का कहना है कि वो प्रेत दरबार से गुम हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब बात करते हैं मोनू मानेसर की। ये नाम इन दिनों आप खूब सुन रहे हैं। भरतपुर के नासिर जुनैद के शव हरियाणा के भिवानी में मिलते हैं। परिवार का आरोप है कि इनकी हत्या में गौ रक्षक मोनू मानेसर का हाथ है। कार्रवाई करते हुए राजस्थान पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया है, लेकिन मोनू मानेसर पुलिस की पकड़ से अभी भी दूर है। और अब हरियाणा के गुरुग्राम में महापंचायत उसके समर्थन में आ चुकी है।
पंचायत सरेआम ये चेतावनी दे रही है कि अगर पुलिस मोनू मानेसर को गिरफ्तार करने आई तो वापस अपने पैरों पर नहीं जा सकेगी। और अब इस पूरे मुद्दे को लेकर लोग हिंदू मुसलमान रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। आज इस पूरे मामले में क्या हुआ, ये देखिए। मोनू मानेसर के समर्थन में महापंचायत, बताया साजिश का शिकार, हिंदू गौरव दिया करार, गिरफ्तारी पर बड़े अंजाम की धमकी। राजस्थान के नासिर और जुनैद की हरियाणा में हत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जहां एक और वकीलों का गुट आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आरोपी के समर्थन में भी लोग आवाज उठा रहे हैं। मोनू मानेसर के समर्थन में हिंदू महापंचायत आयोजित की गई। महापंचायत में मोनू को हिंदू गौरव बताया गया और उसे फंसाने का आरोप भी लगाया गया। अगर मोनू की गिरफ्तारी हुई, पूरे इलाके को गिरफ्तार कर लेंगे, जेल छोटी पड़ जाएगी। इतना मारा था हमारा हिंदू समाज में, संत समाज को भी आना बाकी है, उन्हें क्या तरह जेल होगा। जब एक तरफ पंचायत हो रही थी, तब दूसरी तरफ राजस्थान पुलिस ने मोनू मानेसर के घर पर दबिश दे दी। पंचायत को इसकी जानकारी लगते ही भारी तादाद में लोग मोनू के घर की तरफ चल दिए। जब तक पंचायत की भीड़ वहां पहुंचती, तब तक राजस्थान पुलिस वहां से निकल चुकी थी। अगर दोनों का आमना सामना हो जाता तो भारी बवाल हो सकता था। हालांकि ये साफ नहीं हो सका है कि राजस्थान पुलिस ने मोनू मानेसर के घर पहुंचने की जानकारी हरियाणा पुलिस को दी थी या नहीं। गाँव में क्यों नहीं घुसेगी पुलिस का अपना लेकिन तरीके से काम जाने का क्या अधिकार क्यों नहीं, लेकिन वो कह रही है पहले सूचित करना पड़ेगा। वो ना उनको कुछ करने दो, तो हमारा अपना काम है ना, वो कुछ भी कहेगा, हमें अपना काम तरीके से करना है। सुरक्षा मांगी गई है परिवार के लिए। नहीं, सुरक्षा की अगर कोई नजर आएगी तो सुरक्षा करेंगे, तो भाई जरूरत नहीं है क्या। ठीक है, और लाइसेंस जो कैंसिल करने की प्रक्रिया चल रही है वो कहाँ तक पहुँची है? हाँ, वो तो चली रही प्रक्रिया, हो सकता हो भी जाए उसका लाइसेंस कैंसिल। ठीक है, चल रही है हमारी। अगर राजस्थान पुलिस ने हमारे साथियों को, उनके परिवार को परेशान किया, तो ये स्पष्ट सुन ले कि वो राजस्थान पुलिस इस मामले में आएगी तो अपने पांव से, लेकिन वापस अपने पांव से नहीं जा पाएगी। महापंचायत में आए सैकड़ों लोगों ने राजस्थान पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ हाईवे जाम कर दिया। वहीं मौके पर हरियाणा पुलिस के सीनियर अधिकारियों के दखल के बाद हाईवे को खोला गया। मोनू मानेसर को आसपास के दर्जनों गांवों के साथ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने खुलकर समर्थन दिया है। आरोप लगाया गया है कि मोनू गौ रक्षक दल का अहम सदस्य है। वो गौ तस्करी को रोकने के लिए लगातार काम करता रहा है, जिस वजह से उसे फंसाने के लिए उस पर हत्याकांड के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि राजस्थान के भरतपुर के 2 लोगों को जिंदा जलाया गया था। आरोप है कि गौ तस्करी के शक में जुनैद और नासिर का अपहरण कर हरियाणा के भिवानी ले जाकर उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद दोनों के शवों को बोलेरो के साथ जला दिया गया। राजस्थान पुलिस ने इस केस में कई लोगों को गिरफ्तार किया है और मोनू मानेसर भी हत्याकांड का आरोपी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और उधर कश्मीर के साथ साथ अब पूर्वोत्तर भारत के सामने 2 बड़े सुलगते मसले जो रहे हैं वो अब सुलझते नजर आ रहे हैं। अब हालात काबू में होते नजर आ रहे हैं और सरकार को उम्मीद है कि जल्द ही वो वक्त भी आएगा जब दोनों जगहों से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट यानी आफ्स्पा को हटा दिया जाएगा। और इसी को दर्शाती ये रिपोर्ट देखिए। नागालैंड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आफ्स्पा पर बड़ा बयान दिया है। गृह मंत्री के मुताबिक पूर्वोत्तर भारत से जल्द ही आफ्स्पा कानून हटाया जा सकता है। नागालैंड के 7 जिलों में से 15 पुलिस स्टेशन में से अशांत क्षेत्र अधिसूचना आफ्स्पा को हटा लिया गया है। आज नागालैंड
का बहुत बड़ा हिस्सा अब सपा से मुक्त हुआ है। मुझे भरोसा है कि आने वाले 3-4 साल में ही पूरे नागालैंड को हम अब सपा से मुक्त कर देंगे। पूर्वोत्तर के राज्य में आफ्सपा को हटाने के लिए लंबे समय से मांग चली आ रही है। अब नागालैंड में तो पिछले साल दिसंबर में आफ्सपा को हटाने की मांग तब तेज हुई जब सेना की गोलीबारी में 6 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद से ही नागालैंड में जबरदस्त हिंसा हुई, 8 लोग मारे गए। बता दें कि आफ्सपा को अशांत इलाकों में लागू किया जाता है। सुरक्षा बल बिना वारंट के संदिग्ध को गिरफ्तार कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर बल का प्रयोग भी किया जा सकता है। चेतावनी देने के बाद सेना गोली भी यहां पर चला सकती है। सेना के पास कहीं भी तलाशी लेने का अधिकार होता है। उग्रवादी किसी घर या बिल्डिंग में छिपे हैं तो उसे तबाह किया जा सकता है। वाहनों को रोककर उनकी तलाशी भी ली जा सकती है। केंद्र की मंजूरी के बगैर सैनिकों पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। पूर्वोत्तर में सुरक्षा बलों की मदद करने के लिए आफ्सपा लाया गया। 11 सितंबर सन 1958 को आफ्सपा कानून को पास किया गया था। कश्मीर में सन 1990 में आफ्सपा लागू कर दिया गया था। तो पूर्वोत्तर के साथ ही जम्मू कश्मीर में भी केंद्र सरकार बड़ा बदलाव कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर से भारतीय सेना की वापसी का आदेश दे सकती है। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के करीब 3.5 साल बाद इस मुद्दे पर विचार किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं और सुरक्षा बलों की जान गंवाने की घटनाओं में 50% तक कमी आई है। लिहाजा कश्मीर घाटी से सेना को पूरी तरह से वापस बुलाने पर विचार हो रहा है और इस प्रस्ताव पर अगर मंजूरी मिल जाती है तो भारतीय सेना की तैनाती सिर्फ नियंत्रण रेखा पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के मुताबिक 3 तलाक कानून बनाकर केंद्र सरकार ने मुसलमानों के साथ अन्याय किया है। विजयन के मुताबिक इस कानून के अमल में आ जाने की वजह से मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे के नागरिकों वाला सलूक हो रहा है। तो वहीं भाजपा का कहना है कि केरल सीएम एक नई ही कुरान गढ़ रहे हैं। देखिए ये पूरा मामला। मोदी सरकार के कार्यकाल में 3 तलाक कानून 2018 में अपने अमल में आ चुका था, जिसके बाद से ही मुस्लिम समाज में एक बार में 3 तलाक कहकर पत्नी को तलाक देना अपराध बन चुका है। कानून के लागू होने के बाद से मुस्लिम महिलाओं को काफी राहत मिली। तो वहीं अब केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 3 तलाक को आपराधिक बनाने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि 3 तलाक को मुस्लिम समाज के लिए अपराध बना दिया गया। तलाक तो सभी धर्मों में होता है, लेकिन अन्य धर्मों में ये सिविल यानी दीवानी मामलों के रूप में देखा जाता है और ये केस सिविल कोर्ट में लड़े जाते हैं। तो फिर अकेले मुसलमानों के लिए ये अपराध क्यों? अगर वो मुस्लिम है तो तलाक के मामले में उसे जेल हो सकती है, जबकि हम सब भारतीय हैं और सबके लिए समान कानून की बात भी कही जाती है। क्या हम कह सकते हैं कि हमें अपनी नागरिकता इसीलिए मिली क्योंकि हम एक विशेष धर्म में पैदा हुए हैं? क्या धर्म कभी नागरिकता का आधार रहा है भला? तो वहीं बीजेपी के नेता केजे अल्फोंस ने पलटवार करते हुए कहा कि कम्युनिस्ट पहले ही केरल की छवि खराब कर चुके हैं। बीजेपी के मुताबिक विजयन एक खास समुदाय को वोट बैंक में बदलने के लिए बयान दे रहे हैं। केरल सीएम इसी एजेंडे के तहत कुरान को फिर से गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।